हाँ जी, अब देखो ये आपका पर्सन है, क्या नाम है इसका, बजाने स्टोटअप, जिसने 1979 में बेल लेबॉर्ट्री में जो थी आपकी C++ की जो एक्सटेंशंस थी वो इन्वेंट की थी। ठीक है, अब जब सी का प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ़ लाइंस 1 लाख तक चली जाती है, तो उसको मैनेज करना और वो जो है कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो इसका पर्पस C++ का क्या है, उस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सिंप्लीफाई करना। ठीक है, जो सी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है, तो इसलिए इसको ऊप बेस्ड, ऊप मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेज भी बोला जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मैंने तेरे को पहले भी बताया कि जहाँ पे भी आप कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो, इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हो, पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करते हो, इनहेरिटेंस यूज़ करते हो, डेटा हाइडिंग यूज़ करते हो, ये सारे क्या कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है। मैंने बताया कि जो C++ है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, जो जावा है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि जावा में आपका जो मेन एंट्री है वो क्लास से ही शुरू होती है। C++ में मेन एंट्री मेन प्रोग्राम से ही शुरू होती है, जैसे आप सी में फंक्शन के साथ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर उसने वही चीज़ें बताई हुई है कि जो सी है उसमें डेटा अंडर वैल्यूड था, और C++ में जो इम्पोर्टेंस है वो किसकी है, डेटा की इम्पोर्टेंस है। डेटा के लिए कोड बनता है, कोड के लिए डेटा नहीं है। ठीक है, तो इसमें उसने इसको इसी कॉन्सेप्ट को अपनी लाइन में बताया हुआ है। अब इनकैप्सुलेशन क्या होती है कि इनकैप्सुलेशन तेरे को बता दी मैंने कि जो डेटा है और उसके ऊपर करने वाले फंक्शन, जब आप उसको किसी एक एंटिटी में बाइंड कर देते हो जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हो, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेट करना। यही उसने यहाँ पे कहा, ये डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जब आप एक बनाते हो डाटा, तो उसमें हमारे पास दो इंटरफेस जनरली हम लेते हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। जब आप किसी भी चीज़ को प्राइवेट बना देते हो, सपोज जैसे कोई चीज़ आपकी पॉकेट में है तो दैट इज़ प्राइवेट, या आपके बैग में है दैट इज़ प्राइवेट, सो आपसे रिलेटेड फंक्शन ही उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर कोई चीज़ पब्लिक में है, इसका मतलब कॉमन में पड़ी है, तो वो सारे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, यही उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, जो पॉली होता है उसका मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म क्या है, मॉर्फ का मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, ये किसी डिफरेंट लैंग्वेज से वर्ड लिए गए हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि आपके पास वन इंटरफेस है, ये याद रखना वाइवा के लिए भी और जब आप थ्योरी लिखते हो। मेरे पास इंटरफेस के सेम है, पर जो उसके अंदर उस इंटरफेस के थ्रू जो काम हो रहे हैं वो डिफरेंट है, दैट इज़ मल्टीपल मेथड्स। जैसे सपोज मैंने बोला कि सी इन और सी आउट के साथ ये वाले दो ऑपरेटर लगते हैं। ठीक है, आपने ये दोनों ऑपरेटर किस में पढ़े हैं, बिटवाइज ऑपरेटर में। ठीक है, जब आप C++ में काम करोगे तो ये दोनों बिटवाइज ऑपरेटर की तरह भी काम कर रहे हैं, पर जब ये सी आउट और सी एन के साथ लग रहे हैं तो ये किसका काम कर रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट का। इसका मतलब ये एक इंटरफेस है। ठीक है, इस इंटरफेस ने, सिंगल इंटरफेस है ना, इंटरफेस कौन सा है, ये इंटरफेस क्या कर रहा है, डिफरेंट काम कर रहा है, जब उसके अंदर जो डेटा पास कर रहे हो वो डिफरेंट है। जब आप सीन के साथ ये ले रहे हो तो ये इंटरफेस क्या काम कर रहा है, इनपुट कराने का, जब ऐसे ले रहे हो तो ये क्या काम कर रहा है, बिटवाइज ऑपरेटर का। सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आगे उसने दी हुई है। जब हम सी में करते थे, तो अगर तूने कभी ध्यान से दिया हो तो मैथ्स डॉट हेडर फाइल होती है जो सी के अंदर। ठीक है, उसमें एब्सोल्यूट नाम का फंक्शन होता है, जैसे साइन कॉज टेन के लिए फंक्शन होता है, ABC इज एन एब्सोल्यूट फंक्शन। अगर मैं एब्सोल्यूट ऑफ -13 लिखूं तो वो आंसर 13 देता है। एब्सोल्यूट फंक्शन में जो पैरामीटर पास होता है वो इंटीजर टाइप पैरामीटर पास होता है। अब अगर मैंने लॉन्ग टाइप डेटा का एब्सोल्यूट निकालना है तो मेरे पास फंक्शन क्या होता है, LLabs। ठीक है, अगर मैंने फ्लोट टाइप का निकालना है एब्सोल्यूट आंसर तो मेरे पास फंक्शन क्या होता है, FABS। इसका मतलब काम आप इंटरफेस, इस C++ की प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास
काम एक ही कर रहे हो, वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं कर रहे हो, पर डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए आपको फंक्शन के नाम क्या करने पड़े, डिफरेंट लिखने पड़े। तो इसका मतलब आपको एक ही काम करने के लिए 3 डिफरेंट फंक्शन क्या करने पड़े, याद करने पड़े। अब इंस्टेड ऑफ दिस वो क्या कहता है कि अगर मेरे पास फंक्शन, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर मेरे पास मैं अगर अपना कोई फंक्शन बनाऊं वॉइड इंट एब्स, अगर मैं इसको इंट पैरामीटर पास कर दूं तो ये क्या करे, रिटर्न एक्स इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0 एल्स रिटर्न -x। आपको पता है एब्सोल्यूट क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स का आंसर क्या है, एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, -x अगर लेस देन 0 है। तो वही लॉजिक मैंने यहाँ पे लगा दिया इस जगह पे, ठीक है। इसी तरह मैं एक और फंक्शन बनाऊँ जो क्या करे, फ्लोट का क्या निकाले, एब्सोल्यूट निकाले। पर उस फंक्शन का नाम क्या लिखूँ, एब्स, एब्सोल्यूट, पर उसको पैरामीटर क्या पास कर दूँ, फ्लोट एक्स। तो ये रिटर्न टाइप भी इसकी क्या होगी, फ्लोट। क्या रिटर्न करेगा, एक्स रिटर्न करे अगर एक्स पॉजिटिव है, अदरवाइज क्या रिटर्न कर दे, -x रिटर्न कर दे। इसी तरह लॉन्ग टाइप एब्सोल्यूट फंक्शन बनाया मैंने, उसमें पैरामीटर किस पास किया, एक्स पास किया। रिटर्न में मैंने क्या लिखा, एक्स इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव एल्स रिटर्न -x, ठीक है। अब ये 3 फंक्शन बना दिए मैंने। अब अगर मैं कोई वॉइड मेन लिखूं, ठीक है, और उसके अंदर मैं फैब ऑफ 14 चलाऊं, तो वो मानता है कि 14 एक इंटीजर नंबर है, तो उसने कौन सा फंक्शन चला दिया, उसको 3 इंटरफेस नज़र आ रहे हैं, सॉरी 3 फंक्शन नज़र आ रहे हैं। तीनों का इंटरफेस होता है फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम सबके लिए क्या है, सेम। ये चीज़ आप सी में नहीं कर सकते। इसका मतलब एक ही फंक्शन है, उसको मैंने 3 बार क्या किया, डिफाइन, पर उसके जो पैरामीटर थे वो अलग अलग दिए। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। ये पॉलीमॉर्फिज्म का ही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं 14 की जगह पे एब्सोल्यूट 36,000 लिख दूं, तो उसको पता है ये लॉन्ग वैल्यू है, तो वो ऑटोमेटिकली इसके लिए लॉन्ग वाला फंक्शन चला देगा, ठीक है। अगर मैं मेन के अंदर कॉल करूं एब्सोल्यूट 13 पॉइंट दिस, तो वो कौन सा चला देगा, फ्लोट वाला फंक्शन चला देगा। अब सी अगर यूज़ करते हैं तो एब्सोल्यूट के लिए आपको 3 फंक्शन यूज़ करने पड़ते थे, फ्लोट के लिए एफ एब्स, लॉन्ग के लिए एल लैब्स, और इसके लिए क्या, इंटीजर के लिए एब्स। तो वो कहता है कि अगर इंटरफेस सेम है तो वो सेम तरह का ही काम करेगा, पर उसको पैरामीटर क्या दे दो, डिफरेंट। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सो इंटरफेस क्या है, सेम। इंटरफेस क्या है, फंक्शन का नेम, ठीक है। पर वो फंक्शन क्या है, आपने 3 अलग अलग फंक्शन बनाए, ठीक है। अब समझ ले ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। आगे आएगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। सो ये फंक्शन में यहाँ पे आप इंटीजर के लिए काम कर दो, यहाँ आप फ्लोट के लिए कर दो, यहाँ आप लॉन्ग के लिए कर दो। तो यहाँ पैरामीटर इंट टाइप, यहाँ फ्लोट टाइप, यहाँ लॉन्ग टाइप भेज दिया, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, अगर C++ में आप पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना चाहते हो तो 2 कॉन्सेप्ट आप करोगे C++ में। एक करोगे फंक्शन ओवरलोडिंग और एक आप करोगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, जैसे प्लस का सम है, आपको पता है अगर आप 2 + 3 करो तो भी आंसर 5 आता है, 2.5 + 3.5 करो तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब जो प्लस का फंक्शन है वो इंटीजर्स के लिए भी काम कर रहा है, फ्लोट के लिए भी काम करेगा, लॉन्ग के लिए भी काम करेगा, डबल के लिए भी काम करेगा। इसका मतलब ये ऑपरेटर ये आपका क्या हो गया, इंटरफेस, ठीक है। पर इसमें जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो डिफरेंट पैरामीटर हैं। फ्लोट को ऐड करने का इंटरनल फंक्शनिंग कुछ और होगी, लॉन्ग को ऐड करने की इंटरनल वर्किंग कुछ और होगी, डबल को ऐड करने की कुछ और होगी। तो इंटरनली अलग अलग तरह से वो इन तीनों को काम को सपोर्ट करेगा। पर आपने सिर्फ क्या लिखा, प्लस। अगर वो कहे कि इंटीजर के लिए प्लस की जगह पे आप +1 लिख दो, फ्लोट करने के लिए आप +2 लिखो, और लॉन्ग करने के लिए सपोज आप +3 लिखो, इसका मतलब आपको कितने फंक्शन याद करने पड़े, 3। तो ये मुश्किल है ना। तो
तो अगर इंटरफेस एक हो तो आप उसको जैसे भी पैरामीटर दोगे वो उसके लिए काम कर लेगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, अब ओवरलोडिंग में फंक्शन का नेम हमेशा क्या होता है, सेम। इसी को सिंगल इंटरफेस बोलते हैं। मेथड क्या है, ये जो अंदर अलग अलग काम हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड मल्टीपल मेथड्स। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि एक मैं बना देती हूँ एब्स इंट, रिटर्न टाइप उसकी इंटीजर है, एक मैं बनाती हूँ रिटर्न टाइप फ्लोट है एब्स इंट, तो ये एरर देगा। क्यों? जब मैं एप्स को कॉल करूँगी इंट के साथ तो इसको भी इंटीजर पैरामीटर चाहिए, इसको भी इंटीजर पैरामीटर चाहिए, तो मैं रिटर्न टाइप डिफरेंट लेके दो फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकती। अगर दो फंक्शन ओवरलोड करनी है तो उसके पैरामीटर, उसके आर्गुमेंट का डिफरेंट होना ज़रूरी है। मतलब एक आप इंट ले सकते हो, एक आप फ्लोट ले सकते हो। तो वो जब आप इसको कॉल करोगे तो अगर एप्स 2 के लिए कॉल करोगे तो उसको पता है ये इंटीजर है, मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। जब आप एप्स 2.5 कॉल करोगे, वो फ्लोट है तो वो ऑटोमेटिकली इसको कॉल करेगा। तो ये याद रखना है कि जब भी दो फंक्शन ओवरलोड करने हैं तो उनकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, पैरामीटर्स की डेटा टाइप डिफरेंट होनी चाहिए, या उसमें जो नंबर ऑफ पैरामीटर है डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आप ये ले सकते हो, तो एक में आप एक पैरामीटर पास कर रहे हो और दूसरे में आप दो पैरामीटर पास कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्या करेगा, एक पैरामीटर के लिए इसको चला देगा, दो पैरामीटर्स के लिए इसको चला देगा। ठीक है, सो जब भी फंक्शन ओवरलोडिंग करनी है तो याद रखना है कि पैरामीटर उसके क्या होने चाहिए, डिफरेंट। ये आगे डिटेल में आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को ओवरलोडिंग करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर मैंने देखो अभी बताए, जैसे ये ऑपरेटर मैंने बताए, इसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कि ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया, वो एक से ज़्यादा काम करें। तो ये सी आउट का काम भी कर रहा है, बिटवाइज का भी काम कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। याद रखना है पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कैसे होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग से। ठीक है, अब इनहेरिटेंस क्या है, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, ये रियल लाइफ से रिलेटेड है। जैसे एक पर्सन है तो वो हर रोल कर रहा है। ठीक है, एक पर्सन एक स्टूडेंट का भी रोल कर रहा है, एक बच्चे का भी रोल कर रहा है, एक हो सकता है एक पर्सन मदर का रोल कर रहा हो या फादर का रोल कर रहा हो, किसी जगह एम्प्लॉय है तो एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है। तो वो एक ही इंटरफेस है, एक ही बंदा है जो अलग अलग काम कर रहा है, यही पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है जी, क्लियर है? सो पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह का होता है, रन टाइम एंड इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या है, वैसा ही फीचर है जैसे हम लोग हैं। जैसे सपोज जो एक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से बड़ी सारी चीज़ें इनहेरिट कर सकता है। जैसे हो सकता है बच्चे की अपीयरेंस जो है पेरेंट्स से मिल सकती है, बच्चा जो प्रॉपर्टी है वो पेरेंट्स से इनहेरिट कर सकता है, बच्चा हो सकता है आदतें हैबिट्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करे। सो इनहेरिट का मतलब एक क्लास जो है दूसरी क्लास से क्या करी है, इनहेरिट करी है। इनहेरिट का बेसिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, पर ये पूरा चैप्टर होगा। इसका मेन फ़ायदा क्या होता है, रीयूजेबिलिटी। मैंने लास्ट चैप्टर में देखो लास्ट वीडियो में बताया है कि सपोज़ अगर ह्यूमंस हैं, ठीक है, सो ह्यूमन बॉडी है हमारी, तो ह्यूमंस के में लेडीज़ और जेंट्स में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कॉमन होते हैं। ठीक है, मेल भी है और फीमेल भी है। अगर मैं कहूँ कि भाई दो क्लासेस बनाओ, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए, तो आप क्या करोगे, मेल की प्रॉपर्टीज़ लिखोगे, उसके पास आइज़ है, नोज़ हैं, ईयर है, लिप्स हैं, उनके ऑर्गन। ठीक है, फिर उनके ऑर्गन का बिहेवियर। इसी तरह फीमेल की एक क्लास बनाओगे, उनके ऑर्गन्स लिखोगे, उनके ऑर्गन्स का क्या लिखोगे, बिहेवियर लिखोगे। ठीक है, पर दोनों में मैक्सिमम चीज़ें क्या हैं, कॉमन है। सो अगर आप बार बार लिखोगे तो आप काम को क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ दिस मैं आपको बोलूँ कि ऐसा करती हूँ कि जो दोनों में कॉमन चीज़ें हैं वो ऊपर लिख देती हूँ, उस क्लास का नाम दे देती हूँ ह्यूमन। जो कॉमन फीचर्स हैं, आइज़ है, नोज़ है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, ये सारे यहाँ लिख दो। जो दोनों में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो नीचे दो क्लासेस बना दो, एक जेंट्स मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। जैसे यहाँ पे रिप्रोडक्शन सिस्टम आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ मेल्स में जो भी सिस्टम होता है वो आ जाएगा। इट मीन्स जो कॉमन फीचर्स है ऊपर आपने लिख दिए,
ठीक है। आपने बोला कि जो ह्यूमन क्लास है उससे फीमेल भी इनहेरिट हो रही हैं और मेल भी इनहेरिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब मेन के पास मेल एक क्लास बना दी, उसमें सिर्फ वो फीचर्स लिखे जो सिर्फ मेल के पास है, फीमेल में वो फीचर्स लिखे जो फीमेल के पास है। ठीक है, इन दोनों के कॉमन फीचर ऊपर वाली क्लास में लिख दिए। इस क्लास को कई बार बोलते हैं पेरेंट क्लास, कई बार बोलते हैं बेस क्लास, कई बार बोलते हैं सुपर क्लास। अब आप क्या करोगे, मेल और फीमेल को चाइल्ड क्लास बना दोगे। चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, सब क्लास भी बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। जब आप बोलोगे कि मेल और फीमेल ह्यूमन की सब क्लासेस है या चाइल्ड क्लासेस हैं, तो जो भी ह्यूमंस के अंदर फीचर्स और बिहेवियर, फीचर्स का मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नोज़, आईज़ वगैरह, और बिहेवियर मीन्स जो उनकी फंक्शनैलिटी है, किडनी, लंग्स, हार्ट की फंक्शनैलिटी, ये सारे इसको भी मिल जाएंगी प्रॉपर्टीज़ और इसको भी मिल जाएंगी। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इससे आपकी रीयूजेबिलिटी बढ़ी। एक तो आपने जो कॉमन चीज़ें हैं ऊपर हायरार्की में सबसे ऊपर डिफाइन कर दी और नीचे क्या कर दी, अलग अलग चीज़ें बना दी। ठीक है, इसी तरह अगर आप सिर्फ क्रिएचर्स की बात करो, जितने भी क्रिएचर्स हैं, ठीक है, तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनमें प्रॉपर्टी क्या होगी, वो सांस लेते हैं या ब्रीद करते हैं, या उनके हाथ पैर होते होंगे, या उनमें सेंसिस ऑर्गन है। 2-3 फीचर्स हैं जो सब लिविंग ऑर्गन में। फिर आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो, मैमल्स होते हैं या कुछ और है वगैरह वगैरह। मैमल्स में भी आपके एनिमल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, ह्यूमन भी आ जाते हैं। ह्यूमन में आगे क्या आगे, मेल एंड फीमेल। इस तरह से आप एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना देते हो, और जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऊपर वाली क्लासेस में हैं, और नीचे वाली क्लासेस क्या करती हैं, ऊपर वाली क्लासेस के फीचर्स को इनहेरिट करती जाती हैं। इस तरह से आपकी रीयूजेबिलिटी इम्प्रूव होती है। ठीक है, और वेल स्ट्रक्चर्ड आपका क्या बनता है, डाटा बनता है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसकी अलग अलग टाइप्स होती हैं। जब नया पूरा चैप्टर होगा फिर इसकी बात करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। ये अब उस फर्स्ट चैप्टर में उसने जो जो दिया है मैं बेसिक बेसिक चीज़ें तेरे को बता रही हूँ। अब ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर मैंने तेरे को पहले भी बताए थे। सपोज़ अगर मैं कोई एक क्लास बनाती हूँ, इसमें 2 वेरिएबल a, b लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक में मैं सपोज़ 2-3 फंक्शन बना रही हूँ। जैसे मैंने बताया था, इनपुट का फंक्शन बना लिया, आउटपुट का फंक्शन बना लिया, और सम करने का फंक्शन बना लिया। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्लियर। जब आप इस टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो जब आप इस क्लास का मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बना रहे हो, से क्लास का नाम है से ए, सो ए टाइप का जब O1 बनाओगे तो O1 को मेमोरी मिलेगी, और ए और बी 2 वेरिएबल डिफाइन होंगे उसके अंदर। इन वेरिएबल्स को, जो ए और बी हैं, इन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, पर ये गार्बेज वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्लास के अंदर, आप यहाँ पे अलाउड नहीं है वैल्यू असाइन करना, क्योंकि क्लास को कोई वैल्यू डिक्लेयर नहीं होती। क्लास इज जस्ट असाइन नहीं होती, क्लास सिर्फ डेक्लेरेशन है। ठीक है, तो इसको कहीं मेमोरी नहीं मिली, मेमोरी किसको मिलनी है, ऑब्जेक्ट को। सो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मेमोरी मिलेगी, पर इसको इनिशियलाइज करने का मेरे पास कोई वे नहीं है। ठीक है, इनिशियलाइज करने का वे क्या है, मैं इनपुट फंक्शन कॉल करूं और कीबोर्ड से डाटा डालूं, तो मैं ए और बी में डाटा स्टोर कर सकती हूँ। अगर मैं कहूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बने उसके ए बी में डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू स्टोर हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगी। कंस्ट्रक्टर क्या है, ये फंक्शंस हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है, दीज आर द फंक्शन। ठीक, सपोज ए बी मैंने ले लिया, पब्लिक लिया। ठीक है, यहाँ पे जो नाम क्लास का होगा वही नाम किसका होगा, कंस्ट्रक्टर का। दूसरा, कंस्ट्रक्टर कभी वैल्यू रिटर्न नहीं करते। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मेन है। आप जब सी में फंक्शन बनाते थे और जब सी की कोई डाटा टाइप रिटर्न टाइप नहीं देते थे, तो हम क्या मानते थे कि इसकी डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होती है, इंटीजर। ये रूल C++ में नहीं लगता, नई C++ में हो सकता है। अगर कुछ पुराने एडिटर या वर्जन है तो वहाँ आप ना लिखो डाटा टाइप, तो वो इंटीजर मानेगा। पर जो नए वर्जन है वहाँ पे अगर आप फंक्शन की रिटर्न टाइप डिक्लेयर नहीं करते तो वो एरर देगा। मैं रिपीट कर रही हूँ,
सी के अंदर जब आप फंक्शन बनाते हुए उसकी रिटर्न टाइप नहीं देते, जैसे मेन में आप वॉइड या इंट नहीं लिखते, तो वो क्या मानता है कि ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है। पर सी प्लस प्लस के जो नए वर्जन हैं वहाँ पे रिटर्न टाइप देना मस्ट है। अगर आप कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं देते तो उसकी वो रिटर्न टाइप डिफ़ॉल्ट इंट नहीं मानता, वो उसको एरर देता है कि आपने फंक्शन की प्रोटोटाइप में रिटर्न टाइप नहीं दी। ठीक है, अब जो कंस्ट्रक्टर हैं वो काहे के लिए यूज़ होते हैं, याद रखो, ये इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल्स इनको बोलते हैं, इसके लिए हम इनको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अगर मैं कोई कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ तो वो कब चलेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अगर आप किसी क्लास टाइप के 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट के बनने के बाद एक्चुअली इमीडिएटली कौन चलेगा, ये वाला फंक्शन, और हर ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा और ऑटोमेटिकली चलेगा। इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसका नाम क्लास के नेम के इक्वल इसीलिए रखा गया है ताकि जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो जाए। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपने रिटर्न टाइप कभी नहीं लिखनी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड भी नहीं लिखना, वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी रिटर्न, वो एम्प्टी भी रिटर्न, हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर रिटर्न ही कुछ नहीं करता, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, याद रखना है। दूसरा, कंस्ट्रक्टर का नाम और फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, सेम। अब यहाँ चाहो तो आप ए और बी को क्या कर दो, जो भी वैल्यू देना चाहते हो आप दे दो। ठीक है, जब O1 बनाओगे तो O1 जब बना तो ये कंस्ट्रक्टर चला, उसने क्या किया, ए बी को 10 और 20 कर दिया। ये किसके ए बी हैं, जिसके लिए कंस्ट्रक्टर चला, किसके लिए, O1 के लिए। तो यहाँ पे O1 के ए में और O1 के बी में 10 20 चला गया। जब O2 क्रिएट हुआ तो O2 के लिए फिर कंस्ट्रक्टर चला, अब उसने फिर ए बी उठाया, ये ओ बी किसका है, ऑटोमेटिकली उसको पता है किसके लिए कंस्ट्रक्टर चल रहा है, O2 को। सो O2 के ए और बी में क्या चला गया, 10 एंड 20 एंड सो ऑन O1 और O3 एंड O4 के लिए ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए एग्जीक्यूट होगा उसके अंदर जो वेरिएबल है उनको वो क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे O1 O2 नहीं लिखना साथ में, यहाँ पे लिखने का मतलब ये ऑटोमेटिकली इसको चलाता है। ठीक है, और ये जिसके लिए ये कंस्ट्रक्टर चला है उस ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स को क्या कर देता है, इनिशियलाइज। जिस तरह से कंस्ट्रक्टर काम करता है वैसे ही कौन काम कर रहा है, डिस्ट्रक्टर काम करता है। डिस्ट्रक्टर क्या है, जैसे कंस्ट्रक्टर बनता है वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। कब एग्जीक्यूट होता है, जब वो ऑब्जेक्ट ख़त्म होता है। तूने सी में पढ़ा है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, सेम अगर मैंने बोला कि मेन के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया ए टाइप का, तो ये क्या है, ये है तो वेरिएबल ही, पर अब इस वेरिएबल को हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट। सो जब मैं मेन को ख़त्म करूँगी तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, डी एलोकेट होएगा। लोकल वेरिएबल पढ़े हैं ना हमने। इसी तरह कोई ग्लोबल, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट मेन के बाहर लूँ बनाऊँ तो वो कब ख़त्म होगा, जब पूरा मेन क्या होगा, ख़त्म होगा। इट मीन्स हर ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट होगा, जिस भी फंक्शन या जिस भी ब्लॉक के अंदर वो बना है वो ब्लॉक जब ख़त्म होगा वो ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, ख़त्म होगा। सो डिस्ट्रक्टर क्या है, ये वो फंक्शन है जब ऑब्जेक्ट डिलीट होता है या उसको इंटरनली एक्चुअली क्या बोलते हैं, व्हेन इट इज़ डी एलोकेटेड फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, क्लियर है। तो तब उस डिस्ट्रक्टर को चलाया जाता है या ऑटोमेटिकली वो चल पड़ता है, आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने ए चलाया, यहाँ पे मैंने पब्लिक लिया क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होंगे तभी एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा, सपोज मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, क्लियर। इसी तरह मैंने एक डिस्ट्रक्टर बनाया। डिस्ट्रक्टर बनता वैसे ही है जैसे क्लास का नाम होता है, पर उसके आगे टिल्ड का साइन होता है। जो कीबोर्ड के एस्केप कैरेक्टर्स है ना, लास्ट वाला, यहाँ पे कहीं पे टिल्ड का साइन होता है, वो साइन यहाँ लगेगा। ये क्या बताता है कि ये क्या है, डिस्ट्रक्टर है। यहाँ पे क्या लिख दिया, बाय। ठीक है, क्लियर है। ये मैंने एक क्लास का सपोज बना दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक मेन का ऑब्जेक्ट ले रही हूँ O1 ग्लोबल,
और एक मैं ले रही हूँ मेन के अंदर O2, ठीक है, और एक मैं फंक्शन बना रही हूँ, फंक्शन को यहाँ कॉल कर रही हूँ। इस फंक्शन के हाय हाय कहाँ चला गया, चल दोबारा बताती हूँ क्या कह रही हूँ। सपोज जैसे मैंने एक क्लास ली, ठीक है, आप क्लास में सारा कुछ ले सकते हो डाटा वगैरह, मैं सिंपल क्या ले रही हूँ अभी, एक कंस्ट्रक्टर ले रही हूँ, कंस्ट्रक्टर में हेलो प्रिंट करा देती हूँ, ठीक है, एक डिस्ट्रक्टर ले रही हूँ, डिस्ट्रक्टर में बाय प्रिंट करा देती हूँ, ठीक है। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट बना लिया, सपोज अगर मैं वॉइड मेन लेती हूँ, ठीक है, इस मेन के अंदर मैंने मेन के बाहर मैंने ए टाइप का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। ये कब डिलीट होगा, जब ये कब क्रिएट होगा सबसे पहले, और डिलीट क्या होगा सबसे बाद में, ये ग्लोबल है। अब मेन के अंदर मैंने इस टाइप का एक और बना लिया O2, एक मैंने फंक्शन बनाया फन, उसके अंदर एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया O3, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। अब होगा क्या, जब भी आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो क्लास तो एक डिक्लेरेशन है, ठीक है। चलता क्या है, मेन चलता है, मेन चलने से पहले क्या चला, ग्लोबल क्रिएट हुआ। जब ये क्रिएट हुआ तो आपका कंस्ट्रक्टर चला, ये वाला कंस्ट्रक्टर इसके लिए, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, कंस्ट्रक्टर को में हमने अभी काम कुछ नहीं कराया, अदरवाइज ये इनिशियलाइज कराएगा, तो इसने इसमें क्या प्रिंट कर दिया, हेलो प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मेन चला, मेन के अंदर आपने ये एक लोकल वेरिएबल लिया है, ठीक है, O2। सो सबसे पहले बना कौन, O1, उसके बाद कौन बना, O2, O2 के का कंस्ट्रक्टर चला तो O2 का भी कंस्ट्रक्टर यही है, ठीक है, तो क्या प्रिंट हुआ, हेलो। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया तो क्या बना, O3 बना। अब जब O3 बना तो ऑटोमेटिकली O3 का कंस्ट्रक्टर चला, क्या प्रिंट हुआ, हेलो प्रिंट हुआ। अब जब ये फंक्शन ख़त्म हुआ, यहाँ ख़त्म हो गया बच्चे ये फंक्शन, जब ये फंक्शन ख़त्म हुआ तो कौन ख़त्म होगा, जो लोकल वेरिएबल है, कौन सा, O3। इसका मतलब जब ये O3 ख़त्म हुआ तो इसका क्या चलेगा, डिस्ट्रक्टर चलेगा। याद रखना, जिस ऑर्डर में ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, ठीक है, उससे उल्टे ऑर्डर में क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय। तो सबसे पहले कौन डिस्ट्रॉय हुआ, O3 डिस्ट्रॉय हुआ, तो O3 के लिए डिस्ट्रॉय क्या चला, डिस्ट्रक्टर। ये डिस्ट्रक्टर है बच्चे, ये ऑटोमेटिकली चलेगा, चला देने की ज़रूरत नहीं होती। ये क्या कह रहा है, बाई, कौन बाई कह रहा है, एक्चुअली ये O3 का बाई है, ठीक है। इसके बाद फंक्शन से यहाँ वापस आ गए, ये मेन ख़त्म हो रहा है आपका। जब मेन ख़त्म हुआ तो सबसे पहले लोकल वेरिएबल ख़त्म होंगे, कौन ख़त्म हुआ, O2, तो O2 का डिस्ट्रक्टर चला तो O2 ने कहा बाय, ठीक है। मेन ख़त्म होने से पहले क्या ख़त्म होगा, ग्लोबल वेरिएबल। अब कौन ख़त्म होगा, O3, तो O3 का डिस्ट्रक्टर चला तो उसने भी क्या प्रिंट किया, भाई। आगे जब हम डिटेल में कंस्ट्रक्टर करेंगे तो हो सकता है कि इन तीनों के अंदर जो वेरिएबल हों वो अलग अलग हों, तो उनकी वैल्यूज़ प्रिंट करा के देखेंगे कि किसका डिस्ट्रक्टर काम कर रहा है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ ब्रीफिंग कर रही हूँ ताकि तेरे को समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये है C++ के कीवर्ड्स। C++ जब आपने C की, वहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप होती है और करेक्टर। न्यूमेरिक में इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, शॉर्ट वगैरह आ जाते हैं, साइंड, अनसाइंड आ जाते हैं, ठीक है। और करेक्टर या स्ट्रिंग में क्या आता है, करेक्टर या करेक्टर पॉइंटर, जिसको आप स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। C++ में एक बूल वेरी डेटा टाइप होती है। बूल डेटा टाइप क्या होती है, बूल मीन्स बूलियन, जैसे आपने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा है ना, तो बूलियन अलजेब्रा में कोई भी वेरिएबल के दो आंसर होते हैं, एक ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। सो बूल डेटा टाइप क्या करती है, डेटा बूल टाइप का अगर मैं कोई वेरिएबल लूँ तो इसमें यहाँ आप ट्रू स्टोर कर सकते हो या आप फॉल्स स्टोर कर सकते हो। सो बूलियन टाइप जब भी आप वेरिएबल लोगे, बूल टाइप वेरिएबल डेटा टाइप है ये आपने सी में नहीं पढ़ी, बाकी सब आपने पढ़ी होंगी। सो अगर इस टाइप का ये रिजर्व्ड वर्ड या कीवर्ड है, तो इस टाइप की जब भी आप कोई वेरिएबल लोगे तो उसमें सिर्फ दो वैल्यूज़ होंगी, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये आपने पढ़ी हुई है, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ये सब आपने पढ़ी होंगी, ठीक है जी, क्लियर है।
हाँ जी ठीक है, एक मैंने तेरे को बेसिक डिफरेंस बताया था, ये उसने दिया है जनरल फॉर्म की। सी में क्या बनाते हो, पहले आप क्या करते हो, हैश इंक्लूड कर देते हो, ठीक है। उसके बाद जितनी भी आप क्लासेस बनाना चाहते हो, बेस क्लास, सब क्लासेस, सारी क्लासेस बनाओगे। फिर अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। ग्लोबल डिक्लेयर करने के बाद आप मेन फंक्शन बनाओगे। मेन फंक्शन के बाद अगर कोई अलग इंडिपेंडेंट फंक्शन बनाने हैं तो आप वो भी बना सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। ये अब आपने किया चैप्टर 11, ठीक है। सो 2 वीडियोज़ हैं, इसको पढ़ो, इससे रिलेटेड काम करो, बाकी अब कल भेजती हूँ।